हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोलॉजी सेक्शन लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर ने हमने आपको बात कर लिया था, उससे आगे की बातें आज बताएंगे। उस दिन हमने बता दिया था दिस इज द मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या है, मिडिल लेमिला मध्य पटल क्या है, उसके बीच में क्या चीजें होती हैं, क्या चीज का काम करता है, किस चीज से केमिकल कंपोजिशन से मिलकर ये मिडिल लेमिला बना है और क्या काम करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन लेक्चर नंबर 4 में करने जा रहे हैं। तो बारीकी पूर्वक आप ध्यान से देखें और बोर्ड पे हम लिखें। जिस समय आप क्लास कर रहे होंगे उस समय आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपके दिल और दिमाग में, आपके दिल दिमाग फेफड़ा पेनक्रियास सब में ये सारा के सारा साइंस भर जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने हाथों से आपको नोटबुक तैयार करना जरूरी पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि सर का लेक्चर हम वीडियो की तरह देख रहे हैं, एक फिल्म की तरह देख रहे हैं, तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि बारीकी पूर्वक चीजों को एकदम ध्यान देके सटीक उत्तर देंगे तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी हर एग्जाम का एक फैशन बन चुका है। अब ऐसा चीज रहा नहीं, एमसीक्यू का जमाना आ गया है। जितना ज्यादा आप नंबर को आप इम्प्रूव करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप सिलेक्शन में अव्वल होंगे। तो आप लेक्चर नंबर 4 को ध्यान पूर्वक देखें, जिसमें हम बताएंगे कोशिका भित्ति के बाह्य पटल को हम बीच में जो है मध्य पटल यानी कि मिडिल लेमिला कहेंगे। मिडिल लेमिला का कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। दोनों में वो सीमेंटिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है, उसमें चिपकाने का काम करता है और रिजिडिटी प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। तो हम उसी चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। तो कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति बाह्य परत, बाह्य माने बाहरी के, बाह्य परत यानी बाहरी आवरण, बाह्य परत यानी बाहरी आवरण को मध्य पटल यानी मिडिल लेमिला कहते हैं, मिडिल लेमिला कहते हैं। यह मिडिल लेमिला कैल्शियम व मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, बनी होती है। यह पैक्टिन, यहां पे देखिए होता क्या है, इसमें पैक्टिन नामक सीमेंटिंग एजेंट्स कार्य करता है
जो दोनों को आपस में चिपकाने का कार्य करता है। अतः यह पौधों को रिजिडिटी रिजिडिटी यानी दृढ़ता या कठोरता, दृढ़ता व हार्डनेस, कठोरता प्रदान करता है। This is the function of cementing agents pectin. This is the function of cementing agents pectin, not a cell wall. This is the function of pectin. ये जो रिजिडिटी प्रदान करने का जो काम करती है, सेल बॉल नहीं करती, ये पेक्टिन करती है। ये है ना, प्रोवाइड रिजिडिटी का काम ये पेक्टिन करती है। सपोज मान लिया जाए एक कोई पेड़ है ना, जिसमें उसका फल लगा हुआ, ओके। अब दोनों में हम डिफरेंस की बात करेंगे और देखेंगे। ये जो आम है ना, ये अनराइप्ड आम है, अनराइप्ड है ना, अनराइप्ड। सपोज इसका हमने नाम दे दिया मैंगो, अनराइप्ड मैंगो। दिस इज द अनराइप्ड मैंगो एंड दिस इज द राइप्ड मैंगो। राइप्ड मैंगो है ना। अगर राइप्ड मैंगो हो गया तो ये या तो पीला हो जाएगा या तो फिर लाल टाइप के हो जाएगा, है कि नहीं। इतना तक तो मानते हो चीजों को, है ना। और ये कच्चा है तो इतने ये भी मानते हो कि ये बोर्ड जैसा हरा के हरा ही है। इतना तो चीजों को मानते हो। इसका पत्ती भी क्या रहेगा, हरा ही रहेगा, और इसका पत्ती भी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, है ना। इतना तो आप जरूर मानते होंगे, है ना। लीफ में भेन है, लीफ में ये मिडिल है, भेन के रूप में ये है, और इससे जो निकलते हैं उसको हम भेनलेट्स कहते हैं, है ना। तब हम बात करते हैं, आप देखिए अनराइप्ड मैंगो यानी कच्चा आम, है ना, कच्चा आम की अगर हम बात करते हैं तो कच्चा आम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये होगा कठोर, क्या होगा, हार्ड होगा। कठोर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये किसका फिगर है, ये आम का फिगर है। खट्टा भी लगेगा, अगर मीठा वाला भी आम है फिर भी खट्टा लगेगा क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। ये हरा होगा सर, हाँ होगा। उसके बाद फिर इसमें हरा अगर होगा तो यानी कि प्लास्टिड, हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये हिंदी के फॉर्म में, हिंदी लैंग्वेज के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट लिख देगा। बोला व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक ही है क्लोरोप्लास्ट। इसलिए हमने आपको जहां जहां बहुत जरूरी चीजें रहेंगी वहां पे खुद हम आपको ट्रांसलेट भी करते हुए चीजों के चलेंगे।
अब बात आई ये राइप आम पका हुआ, तब पका हुआ जैसे ही आम आया तो ये क्या हो गया, इसके जो कठोर है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। एकदम यहाँ तक के सही बात है सर, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब यहाँ पे खट्टा था तो यहाँ पे मीठा हो जाएगा, क्यों कि यहाँ पे जो पेक्टिन है वो फ्रुक्टोज में बदल जाएगा दोस्तों। पेक्टिन है जाएगा एक एंजाइम के माध्यम से जिसको हम कहते हैं पेक्टिनेज। दिस इज द पेक्टिनेज एंजाइम फंक्शन। पेक्टिनेज एंजाइम का यही फंक्शन है। इसमें अगर हरा है तो ये पक जाने के बाद या तो लाल हो जाएगा, या तो लाल हो जाएगा, या तो पीला हो जाएगा। इतना तक मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। लाल हो जाएगा या तो पीला हो जाएगा। अब ये लाल पीला कौन सा क्लोरोप्लास्ट के कारण हुआ? इसमें हरित क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो इसमें हम बर्नी लवक यानी बर्नी लवक, दिस इज द बर्नी लवक। बर्नी लवक का आपने अगर विच्छेद करके चीजों को देखनी है तो बर्नी यानी बर्न है ना, बर्न, बर्न यानी कि दैट इज द कलर, और लवक यानी प्लास्टिड, इसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, यानी कि जो कलर प्रोवाइड कर दे, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट, बर्नी लवक। दिस इज द इन इंग्लिश क्रोमोप्लास्ट। which provide कलर, है ना, उसमें हम आपको बर्नी लवक कहते हैं। अब फंक्शन हम पेक्टिन के बाद, तो ये जो कच्चा आम था, कच्चा आम में है ना, कच्चा आम हमने उदाहरण आम का लिया तो वही लिया। कच्चा आम में पाया जाता है क्या? इसमें कच्चा आम में पाया जाता है पेक्टिन। क्या पाया जाता है जी? पेक्टिन, पेक्टिन पाया जाता है सर। और यहाँ पे पका हुआ आम, पका आम ये होता है मीठा, तो इसमें क्या पाया जाता है जी? पाया जाता है फ्रुक्टोज। तो ये जो केमिकल चेंजिंग हुआ पेक्टिन से फ्रुक्टोज में आया, इसका कारण, व्हाट द रीजन ऑफ चेंजिंग? ये दोनों के बीच में एक चेंजिंग के कड़ी के काम करने का काम कर रहा है। पेक्टिन से जो फ्रुक्टोज बनाया दोस्तों, पेक्टिन से जो फ्रुक्टोज बनाया उसका पेक्टिनेज और एक की पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि जिस भी किसी चीज के अंदर में ये नेज वर्ड लग जाए तो समझिए कि वो एंजाइम है, किसी भी चीज को किसी भी चीजों में कन्वर्ट करने का काम वो करेगा। कहने का मतलब है काम वो करवाएगा, इंटरचेंज करवाने का काम करेगा। ये मत समझ जाइएगा कि ये कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, नहीं। दिस इज द एंजाइम पेक्टिनेज। नेज वर्ड इज डिनोटेड टू एंजाइम, है ना। नेज वर्ड ही जैसा आ गया तो हम आपको बता दे रहे हैं, बार बार आप समझ जाइएगा कि अगर कंपाउंड छांटने की बात आई उसमें नेज लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये तो कंपाउंड नहीं हो सकता है, ये नेज वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब एंजाइम है। तो ये पेक्टिनेज एंजाइम की कट कर देता है। चलिए को हम लिखवा दें आपको नोट्स के। पेक्टिन के रूप में कच्चे फलों
कच्चे फलों में, पेक्टिन के रूप में कच्चे फलों में पाए जाने वाले आगे चलकर में बदल जाता है, फ्रक्टोज। दिस इज द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में बदल जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल इससे बनना ही बनना है। ये चीजें एक अच्छे फॉर्म का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन को बहुत तरीके से डेवलप किया जा सकता है। आप अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ समझिए कि इसका मेन काम क्या है। बस पेक्टिन से फ्रुक्टोज में बदल जाता है और उसके बीच में पैक्टिनेज एक एंजाइम है, वो मिलती है, बदल जाता है। यहाँ पे ये नहीं, बदल जाता है जिससे फलों में स्वीटनेस, मिठास या मिठास आ जाती है। तो मिठास इज फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग वर्ड है मिठास। नोट टू में हम लिखेंगे दोस्तों, पेक्टिन के टूटने के कारण, पेक्टिन के टूटने के कारण फल व पीली पत्तियां, पेक्टिन के टूटने के कारण फल व पीली पत्तियां। क्यों? क्योंकि पेक्टिन, हमने आपको बताया कि पेक्टिन तो कठोरता प्रदान कर रहा है, या तो फल हो या तो पत्तियां हो, उसमें अगर रिजिडिटी प्रोवाइड करने की अगर बात आएगी तो पेक्टिन ही करेगा। और पेक्टिन कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज में, और फ्रुक्टोज में जैसे ही वो पीली पत्तियां को आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पकी हुई पत्तियां, है ना, पकी पत्तियां, दिस इज द पकी हुई पत्तियां। पीली पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आप वन लाइनर के रूप में अपने कॉपी में, नोटबुक में जरूर लिखेंगे। जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस चीजों को समझ ले सकते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो वन लाइनर और नोट के रूप में हम चीजों को लिख रहे हैं, दिस इज द फीचर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के रूप में। अब हम नोट नंबर 3 आपको लिख देते हैं ताकि चीजों को ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे। नोट नंबर 3 में हम लिख देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैम और जेली, बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम इससे किया गया है और भी किया जाएगा। जैम और जेली बनाते समय, जैम, दिस इज द जैम और जेली, ग्लिसरीन के टाइप का एक पदार्थ है जेली। जैम और जेली, दिस इज द जेली, दिस इज द जैम, दिस इज द जैम एंड दिस इज द जेली। बनाते समय जैम और जेली बनाते समय पैक्टिन की मुख्य भूमिका होती है।
मुख्य भूमिका के रूप में देखी जाती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पेक्टिन से फ्रुक्टोज हम एक पेक्टिनेज एंजाइम की मदद से चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारी नोट पॉइंट के रूप में नोट नंबर 1, दिस इज द नोट नंबर 2 एंड दिस इज द नोट नंबर 3, हमने आपको बिंदुवार तरीके से हर एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में आपको चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए, आप सटीक आंसर लगा सकें, वही को लेकर के हमने आपको सेल वॉल के बारे में बताया। अब हम इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट स्लाइड में सेल मेम्ब्रेन हिंदी कोशिका, दिस इज द कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के बारे में हम सामान्य जानकारियां आपको देने चल रहे हैं। चलिए, कोशिका झिल्ली के बारे में आपको जानकारी, ये सामान्य जानकारियां क्या क्या चीजें, जिस प्रकार से हमने कोशिका भित्ति के बारे में सामान्य जानकारियां इकट्ठा की हैं, उसी प्रकार से सामान्य जानकारियां आपको इसके बारे में हम देने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि पादप कोशिका में यह दूसरी परत है ना, पादप कोशिका में यह दूसरी परत, और जंतु कोशिका में यह एकमात्र पहली परत। तो पहला पॉइंट है पादप कोशिका में दूसरी परत लिखते चलेंगे। इतना धीरे धीरे आपको पढ़ाने का एक ही मकसद है कि साथ साथ में हमारे साथ भी आप चलते जाइए। पादप कोशिका में दूसरी परत तथा जंतु कोशिका में एकमात्र हम लिख रहे हैं, दिस इज द पॉइंटिंग बर्ड। एकमात्र यानी कि एनिमल में एक ही परत ही होती है, तो हम एकमात्र लिखें। एकमात्र पहली परत होती है। पहली परत, बस पॉइंट नंबर 2, पहली परत। ये सजीव, वो क्या था, निर्जीव, ये जीवित यानी दिस इज द लिविंग, ये जीवित होती हैं, कहने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जीवित होती हैं और सेल वॉल नॉन लिविंग होती हैं। अगेन आई विल प्रोसीड, थर्ड पॉइंट, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में वह चयनात्मक दिस इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल चयनात्मक के रूप में कार्य करती हैं। दिस इज द, इनमें चयनात्मक गुण होते हैं,
चौथा, चयन के आधार पर मिनरल्स व वाटर को आर पार होने देती है। पांचवा पॉइंट, यह छानने वाला, दिस इज द छन्नी, यह छन्नी की तरह व्यवहार करता है, यह छन्नी की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की अगर बात आई, तो अगर कंडीशन वर्ड लिखा हुआ है, चयन वर्ड लिखा हुआ है, तो आपका कोशिका झिल्ली आ गया। अगर टोटल फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन की बात आ गई, कोई कंडीशन अगर नहीं लगा हुआ है, तो दैट इज द सेल वॉल की अगर बात हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में बस दो चीजों को की पॉइंट है, उस पर आप ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई संभावना ही नहीं है। अब हम इसके रसायन, I will talking about chemical composition. Okay, chemical composition of cell membrane. रासायनिक संगठन के बारे में हम यहाँ पे टॉक करते हैं। रासायनिक इसका संगठन क्या है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल? तो यह इसको हम भी पॉइंट वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज, ये प्रोटीन तथा वसा, यानी कि फैट है ना, फैट से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन तथा फैट से मिलकर बनी होती है। नोट के फॉर्म में यहां लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, उसी को हम नोट लेते हैं। बहुत कम मात्रा में, बहुत लिखते चलिएगा साथ साथ, बहुत कम मात्रा में कहने का मतलब है कि बहुत निग्लिजिबल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बहुत कम मात्रा में है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इससे रिलेटेड दो वैज्ञानिक सिंगर एंड निकोलसन आए और फ्लूइड से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दिया। उस चीज को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट नंबर 2 करके, नोट नंबर 2, ये दिस इज द नोट नंबर 1 एंड दिस इज द नोट नंबर 2। सिंगर एंड निकोलसन, इनका नाम को सम्मान पूर्वक लिखा जाए, सिंगर एंड निकोलसन। ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली में बताया और इसके बारे में कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल सन 1972 में दिया। ये तमाम सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक सन 1972 में एक मॉडल का प्रतिपादन किया और इसमें बताया कि सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन तथा फैट कैसे पास होती है, वही चीजों को इन्होंने अच्छी पूर्वक से इसका अध्ययन किया। उस पर एक मॉडल नहीं, टोटल एक मॉडल ही तैयार कर दिया, उसका नाम रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आप लोग के जनरल कंपटीशन के सिलेबस में फ्लूइड मोजाइक मॉडल सन 1972 में दिया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैकेनिज्म के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हम इस चीजों को नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक एक चीजों को आप लिखते जाएंगे, जो चीज हमने नोट के फॉर्म में कोशिका झिल्ली के कार्य। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, दिस इज द कोशिका झिल्ली, दिस इज द कोशिका झिल्ली के कार्य, दिस इज द कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 पॉइंट आ जाते हैं। डिफ्यूजन फर्स्ट, इसमें 3 पॉइंट, पहला डिफ्यूजन, दिस इज द डिफ्यूजन, दिस इज द डिफ्यूजन, विसरण, दिस इज द विसरण। सेकेंड इज ऑस्मोसिस, दिस इज द ऑस्मोसिस, दिस इज द ऑस्मोसिस, परासरण, दिस इज द परासरण इन हिंदी। थर्ड इज परमिएबिलिटी, जो कि पारगम्यता, यानी कि पार होने की क्षमता, पारगम्यता, दिस इज द पारगम्यता। इसमें अब हम सिंगल वाइज एक एक डिफ्यूजन के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, दिस इज द डिफ्यूजन, विसरण। आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, विसरण न कहते हैं कि डिफ्यूज हो गया, लीक हो गया, डिफ्यूज हो गया। ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हम आगे लिखने वाले हैं। चीजों को कोरिलेट करने के आपको माइंड में क्षमता होनी चाहिए, दैट इज अ विसरण। विसरण से तो हिंदी वर्ड से नहीं उतना पता चल रहा, लेकिन ये डिफ्यूजन वर्ड जो अंग्रेजी वर्ड है, उस चीजों से आप अगर कोरिलेट कर रहे होंगे तो दिस इज द डिफ्यूज बोलते हैं, कोई भी चीज डिफ्यूज हो गया। इसी से रिलेटेड डिफ्यूजन की बात हम करते हैं। इसमें हम एक इस तरह के चीजों को बीच में एक प्लेट के रूप में हम देखें, एक में हेवी कंसंट्रेशन से चीजों को हम, इधर हाई कंसंट्रेशन की चीजें हैं, इधर लो कंसंट्रेशन की चीजें हैं। लो कंसंट्रेशन जैसे मान लिया जाए कंसंट्रेशन इज द वर्ड, किसी भी चीज में अगर पानी में आप मान लिया जाए आधा लीटर पानी है, 2 जार है आधा लीटर का पानी में, एक में आप 250 ग्राम चीनी मिला दिए, एक में आप 100 ग्राम चीनी मिला दिए, तो कंसंट्रेशन जिसमें आप 250 ग्राम चीनी मिलाएं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। कहा कि वाटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर तो सेम है, इसमें आप मटेरियल आप ज़्यादा मिला रहे हैं इसमें, इसीलिए आपका इसमें सघनता, दिस इज सघनता,
इसमें ये है अधिक सघनता, इसमें सघनता अधिक है, अधिक सघनता, अधिक सघनता, अधिक सघनता, जिसका एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, दिस इज द टेक्निकल वर्ड, दिस इज द टेक्निकल वर्ड ऑफ अधिक सघनता या सांद्रता। इन हिंदी वी कैन टॉक अबाउट कंसंट्रेशन। तो ये अधिक सांद्रता से ये निम्न सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से, ये अधिक सांद्रता है, ये अधिक सांद्रता है, ये अधिक सांद्रता है, उससे हम निम्न की ओर, ये कम है, कम की ओर, कम की ओर, अधिक से, अधिक से, अधिक सांद्रता से, इन टर्म्स ऑफ सांद्रता, सांद्रता के पक्ष से हम चीज़ों को देख रहे हैं, अधिक से कम की ओर अणुओं का प्रवाह होता है दोस्तों, अणुओं का प्रवाह। दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, दिस इज द कम सांद्रता, कम सघनता, कम सघनता यानी कि लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, दिस इज द हाई कंसंट्रेशन, है ना। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अणुओं का प्रवाह अगर हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन नाम देंगे, हम डिफ्यूजन नाम देंगे। उसके बाद इसको अगर हम एक नोट के रूप में चीज़ों को लिख लें, जैसे आपका ध्यान बना रहे, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कम सांद्रता, कम सांद्रता की ओर अणुओं का, अणुओं का प्रवाह होना, अणुओं का प्रवाह होना, अणुओं का प्रवाह होना, डिफ्यूजन यानी विसरण, 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 विसरण कहलाता है, कहलाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन। दिस, इसको अगर हम परिभाषित के रूप में लिखेंगे तो विसरण वह प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी कि कौन सी प्रक्रिया, है ना, क्या प्रक्रिया, यानी कि विसरण वह प्रोसीजर है जिससे, अगर हम परिभाषित करेंगे, जिससे अधिक सांद्रता, सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का चालन हो जाता है। दिस इज द वर्ड ऑफ चालन, चालन हो जाता है, यानी कि चल के वहाँ पे चल जाना, चालन हो जाता है, यानी कि इस स्थान से इस स्थान की ओर अणुओं का चलन होता है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ फ्लोइंग ऑफ एटम्स, दिस इज द, है ना, दिस इज द ये, दिस इज द ये, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द प्रोसेस। अब सेकेंड है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें दोस्तों तो सेकेंड है इसमें ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इन हिंदी परासरण। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम बढ़ा दिए तो आप चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप लिख लें, चीज़ों को आप चीज़ों को लिख लें। इसमें होता है ऑस्मोसिस, एक हमने टब लिया, दिस इज द कंटेनर, दिस इज द कंटेनर, दिस इज द कंटेनर एंड एक कंटेनर को हमने एक पार्ट से दूसरे पार्ट से डिवाइड कर दिया। ये हमने आपको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम जो वही जो प्रीवियस में बताए थे हम आपको, 1 लीटर पानी हम यहाँ पे लिए, 1 लीटर पानी हमने यहाँ पानी, इसमें भी ये हमारा उच्च सांद्रता हो गया, उच्च सांद्रता, ये हमारा निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता, और ये हो गया निम्न सांद्रता, है ना। और हम इसमें क्या किए, 1 लीटर पानी है, इसमें हम क्या किए, ऐड हम कर दिए शुगर को, हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसमें हम 500 ग्राम चीनी को ऐड कर दिए। इसमें हम कितना किए, 100 ग्राम को, इसमें हम कितना को ऐड किए, 100 ग्राम शुगर को ऐड किए, है ना। ऐड किए हम, ऐड शुगर कितना, 100 ग्राम ये साइड में, 100 ग्राम ये साइड में, और इसमें 500 ग्राम। तो इसमें होगा क्या, निम्न से, यहां से निम्न से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर इसका परासरण होगा। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इसका परासरण होगा, है ना। यानी कि ऑस्मोसिस विसरण का रिवर्स, बिल्कुल उल्टा सीधा। ऑस्मोसिस निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, और हम डिफ्यूजन की बात किए थे तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो बिल्कुल में हम एक पॉइंट के फॉर्म में चीजों को लिख लेंगे, परासरण या सांद्रता के दौरान, सांद्रता के परासरण या सांद्रता निम्न से ऊंच की ओर अणुओं का प्रवाह होता है, अणुओं का प्रवाह होता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो दोस्तों आज हमने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें एक पॉइंट और रह गया है, परमिएबिलिटी के बारे में, पारगम्यता, किस प्रकार से वो आर पार होती है चीजें, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं। तो आज का लेक्चर बिल्कुल रिवाइज करते जाएं, और इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।